बेचना बंद करो, रेल को बेचना बंद करो, रेल हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, रेल हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, पेंशन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, ये हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, रेल हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, आवाज दो। आज आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं मैम, सबसे पहले बताइए कि क्या मुद्दे हैं और क्या समस्या है। देखिए, कुछ हमारे प्रशासन से मुद्दे हैं और कुछ भारत सरकार से। प्रशासन से जिस तरह से हमारा फिटमेंट फार्मूला है, मिनिमम पे है, हम लोगों के वेजेस जो हैं, हम लोगों का करियर प्रोग्रेशन में जिस तरह का एक विराम अंकुश लगा रखा है, ये सारे मुद्दे हैं। एनपीएस हमारा सरकार से मुद्दा है, दो हाथ होने का, सरकार से काम करते हैं। हमारे वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, लेकिन हमसे प्रोडक्टिविटी की ज़्यादा बात की जाती है। हमें प्रोडक्टिविटी फार्मूला के ऊपर कि आप एक दिन में आए हैं तो आपको 8 घंटे में क्या प्रोडक्टिविटी देनी है, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब हम फैसिलिटीज़ मांगते हैं तो उसके नाम पे शायद क्लीन वॉशरूम्स भी नहीं होंगे, उसके नाम पे शायद आपके सही से आप इक्विप्ड नहीं होंगे काम करने के लिए। इतनी एडवर्स कंडीशन में रेल कर्मी काम कर रहे हैं 365 दिन 24/7, बावजूद उसके हम अगर देखें आप समाज में जिस तरह की बात फैलाई जाती है वो ये कि रेल कर्मी काम नहीं करते हैं, जबकि रेल कर्मी 365 दिन 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की देश की जितनी जनसंख्या है उतना एक दिन में हम लोगों को ढोते हैं, बावजूद उसके वो क्या वर्किंग ऐसे ही चल रही है। ये सब रेल कर्मी मिलकर काम कर रहे हैं तभी चल रही है। लेकिन इस तरह का बाहर मैसेज देना कि हम लोग काम नहीं करते हैं, ये मैसेज देकर इस संगठन, इस रेलवे इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करने की बात है। जी मैम, कहीं ना कहीं रेलवे जो है एक बहुत ही मजबूत संगठन है भारत में अगर माना जाए तो जिस प्रकार से आप बोल रही हैं कि लोगों में मैसेज देके कि जो है कर्मचारी काम नहीं करते हैं, क्या मंशा नजर आती है सरकार की, आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? देखिए, मंशा बिल्कुल साफ है, निजीकरण, निगमीकरण। जिस तरह की ये जो अप्रोच इन्होंने अपनाई है कि रेल कर्मी को एक तरह से बदनाम करिए, उसकी आड़ में निजीकरण करिए, उसकी आड़ में चीज़ों को बेच दीजिए, प्राइवेट स्टाफ, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लेकर आइए, ये सब चीज़ें उसकी आड़ में ही तो। आज केंद्र में सरकार है जो एक तरफ ये बयान देती है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, नंबर 1 बनाना है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, और तमाम जो सरकारी संस्थान है उनको एक एक करके हम देख रहे हैं कि बेचा जा रहा है, तो इस पर आप क्या समझते? देखिए, एक तरफ तो हमें विश्व गुरु बनाना है और एक तरफ वो ये कहते हैं कि रेल कर्मियों को छोड़िए नहीं, आप किसी भी सरकारी कर्मचारी को, सरकारी इंस्टीट्यूशन को छोड़िए नहीं, सबको प्राइवेटाइज कर दीजिए। तो ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, ये दोगली बातें हैं। तो ये दोहरा व्यक्तित्व क्यों सरकार का? या तो वो कह दे कि रेल सरकारी जो लोग हैं वो काम नहीं करते हैं, हम प्राइवेट लोगों से ही काम लेंगे, या तो वो कह दे। मैम, हम रेलवे में ये भी पाते हैं कि रेलवे एक मजबूत संगठन है और सबसे बड़ी संख्या में जो है कर्मचारी रेलवे में काम करते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि अगर निजी क्षेत्र में बात करें तो निजी क्षेत्र में भी ठेकेदारी प्रथा में भी रेलवे में बहुत से लोग काम करते हैं, और किसी भी प्रकार से जो उनको, चाहे हम बात करें भत्ते की बात करें, चाहे उनको तनख्वाह की बात करें, बहुत ही कम तनख्वाह में उनसे काम करवाया जाता है, चाहे रेलवे में सफाई कर्मचारी रहे हो या कैटरिंग सर्विस देने वाले हो, तमाम लोग। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मिनिमम वेज का एक लेबर लॉज में एक प्रोविजन है कि उनको एक मिनिमम वेज दिया जाएगा, उस मिनिमम वेज के चलते उनको वो वेज नहीं दिया जाता है। यदि वो बोलते हैं तो उनको उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। अब ये बात लड़ने की है। हम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन आज अब 100 साल पूरे करने जा रहा है 24 साल में। अब हमने ये भी सोचा है कि जो बेचारे लोग कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, हम उनके हकों की लड़ाई भी लड़ेंगे, उनको भी अपने साथ लेकर चलने का काम करेंगे, और आने वाले समय में हम अपनी जो नेगोशिएशन है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, उनके इश्यूज को भी कलेक्टिव बार्गेनिंग में लेने का काम करेंगे। अगर आप लोगों की मांगों की सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या कदम रहेंगे? देखिए, हम लोग लामबंद हैं, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के कुछ लघु नहीं है, हम लोग लामबंद हैं और अपने निरंतर काम कर रहे हैं। आज भूख हड़ताल 8 घंटे की है, या 8 दिन की भी होगी और 8 माह की भी होगी। हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ पर साल भर जो है हड़ताल में, भूख, आंधी तूफान, धूप में बैठे, बरसात में बैठे रहे, उन्हीं के बच्चे हैं। तो हम जानते हैं संघर्ष का रास्ता। लेकिन सरकार ने आपने किसानों की बात करी, सरकार ने वहाँ भी ठगने का काम किया। एक तरफ तो कहा कि हमें MSP देंगे और बाद में जो अपने वादों से पलट गया। आज भी किसान परेशान। वो जो फार्म बिल्स थे वो चर्चा हो चुकी, हालांकि वो समय जा चुका है अब, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि अपने इतिहास का शायद सबसे बड़ा किसान आंदोलन वो रहा। उसने सरकार को बताने का काम किया कि उसकी जो मनमानी है मेजॉरिटी की सरकार की, वो नहीं चलेगी, कि वो जो चाहे वो कर लेगी। वो हम कहते हैं खुद हमें काम करना है, हम चाहते हैं, हम प्राइवेट रेल नहीं चाहते हैं, हम जो बाहर हमारी इमेज बना रखी है, हम काम भी करना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को और प्रोग्रेसिव स्टेट में जाते हैं। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि आप हमें काम दीजिए, हम रेल चलाएंगे, हम रेल बनाएंगे, आप प्राइवेट लोगों को लेकर मत आइए।
चाहिए, हम काम करेंगे। निजीकरण है कैसे वो राष्ट्र हित में नहीं है मैम, इस पे अगर आप कुछ बोल पाए। निजीकरण किसी भी तरह से राष्ट्र हित में नहीं है। आप देखिए कि कोई भी जो निजीकरण में किसी भी तरह के नियमों का कोई सिस्टम नहीं है, लेबर लॉज के तहत आप किसी चीज़ पे फाइट नहीं कर पाते हैं। आप देखिए कि जिस तरह के ये चेंजेस किए जा रहे हैं, जब हम सरकारी होकर लॉबर लेज में चेंजेस करके ये लोग हम लोगों की नाक में नकेल कर सकते हैं कि आज प्रोटेस्ट है, कल शाम लेटर निकाल दिया कि हम छुट्टी नहीं ले सकते, प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते, तो आप ये समझ लीजिए कि निजीकरण होने के बाद क्या हम कभी बैठ के अपने हक की बात कर पाएंगे। एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहूँगा, जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है और सरकार जो है इन सभी बातों से एक तरीके से कहूँ नदारत नजर आती है और अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जब पहले महंगाई बढ़ती थी तो लोग सिलेंडर वगैरह लेके आते थे, वो मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहूँगी डेप्थ में, लेकिन वो लोग प्रचलित हैं, प्रख्यात हैं। अब उस समय उन्होंने जब ये सब प्रोटेस्ट किया, आज जो कंडीशन है वो उससे कहीं ज़्यादा बुरी है और कहीं ज़्यादा एडवर्स है, लेकिन सरकार बोलने का काम नहीं कर रही है। तो ये क्या है, ये है कि आपके जो चंद उद्योगपति मित्र हैं, केवल उनका फ़ायदा होता रहे। ये जो वोट देने वाला मतदाता है, इसके हकों के पर आप हमेशा प्रहार करते रहें, ये दोगलापन है, सरकार को समझना पड़ेगा। और कितने पैसे भारत के जो है तमाम लोग यहाँ से लेकर भाग भी गए हैं, उस पर भी सरकार बिल्कुल अभी जैसे महामंत्री जी ने कहा, ललित मोदी है, आप सोचिए कि अपने ये जो उद्योगपति मित्र हैं, हज़ारों करोड़ का जो उनका कर्ज है उसको माफ़ किया जा रहा है, लेकिन जब बात आती है हमारे पीएलबी बोनस की तो इनको याद आता है कि हमारी सरकार तो घाटे में चल रही, कोविड के कारण सरकार घाटे में है। जब बात आती है हमारे डियरनेस अलाउंस की तो इनके मुंह पे चाबियां पड़ जाती हैं। आप ये देखिए कि ये किस तरह की सोच है कि हम अपना महंगाई भत्ता मांगे, अपने काम की चीज़ें मांगे तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन हज़ारों करोड़ लेकर अपने मित्रों को आप देश से भगा देते हैं, वो आपको कतई नहीं दिखा देता। निजीकरण हमेशा से नुकसानदायक रहा है। जितने भी निजी संस्थान हैं उनमें आपने देखा होगा जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं वो एक गुलामी की तरह काम करते हैं। तो निजीकरण जब रेल में चालू हो जाएगा तो हमारे कर्मचारी तो गुलामी की तरह कार्यरत होंगे ही होंगे, लेकिन आम जनता को उसके लिए बहुत ज़्यादा हानि और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जितने भी निजी क्षेत्र के पूंजीपति हैं वो अपने हिसाब से टिकटों का मनमानी ढंग से किराया वसूल करेंगे, लेकिन उनको सुविधा वो मुहैया नहीं कराई जाएंगी जो आज की तारीख में हम रेलवे के लोग मुहैया करा पाते हैं, वो नहीं कराई जाएंगी। जितना भी हमने निजी संस्थानों को दिया है आज की तारीख में, ठेकेदारी प्रथा को चालू किया रेलवे के अंदर, आप उनको देखिएगा उनके साथ कितनी बड़ी दिक्कत है कि 18-18 हज़ार तनख्वाहें बोली जाती हैं, लेकिन उनको 10,000 मुश्किल से दी जाती है। उनको 4 दिन की छुट्टी भी नहीं दी जाती, उनको खाने का समय नहीं दिया जाता, पानी पीने का समय नहीं दिया जाता। अगर वो बीमार हो जाए तो उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। आप बताइए निजीकरण में ये फ़ायदे हैं या हम आज अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कम से कम आज सुरक्षित तो हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित है। भारत में रेलवे एक ऐसी संस्था है जो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देती है, ऐसे में निजीकरण का फैसला इतनी भारी संख्या में लोगों के जनजीवन को प्रभावित करेगा। सरकार क्यों जो है इस पे संवेदनशील नजर नहीं आती है इस मुद्दे पर? सरकार पूरी तरह से असंवेदनशीलता का रुख अपना चुकी है। उसको कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के जेब में पूंजी को भरना है, आम जनता को बेवकूफ़ बना के पूंजीपतियों का साथ दे रही है। अभी भी हम रेलवे में देखेंगे कि तो महिला सुरक्षा को लेकर तमाम मुद्दे हैं, महिलाओं के लिए चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे उनकी सुरक्षा की मसले हों। अभी जब रेलवे का निजीकरण हुआ है तब भी ये समस्याएं हैं, निजीकरण हो जाने के बाद तो महिला सुरक्षा और भी चिंताजनक रूप से जो है। एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं जहाँ तक देखती हूँ कि सबका विकास तो कहीं हो नहीं पा रहा। भी एक तरह का छलावा है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ा तो दे हम, लेकिन बेटी बचा नहीं पा रहे हैं आज की तारीख में। जितना ज़्यादा छलावा आज की तारीख में रेप, महिलाओं की असुरक्षा, महिलाओं के जो मूलभूत नियम है वो नहीं उनको सुविधाएं मिल पा रही हैं, तो आप किस सुरक्षा की बात करते हैं? किस सुरक्षा की बात? ये सवाल तो मैं सरकार से भी करना चाहती हूँ, किस तरह की महिला को सुरक्षा? आज हम स्टेशनों पे भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं कई बारी, क्योंकि हमारी 6 बजे की ड्यूटी होती है, हम अपने घरों को 5 बजे छोड़ देते हैं। 5 बजे से 6 बजे तक हम जब आते हैं बड़ी सर्दी में तो हमारे ऊपर कोई सुरक्षा का डेरा नहीं होता। हमारे साथ कोई भी मिसहैप हो जाए, सड़क पे कुत्ते या फिर हमारे रेल के एम्प्लॉयज़ दिखाई देते हैं, तो इस समय पे हमारा कोई सुरक्षा नहीं। ऐसे में निजीकरण का फैसला महिला सुरक्षा को कहीं ना कहीं और भी चिंताजनक हो जाएगा, और भी ज़्यादा चिंताजनक हो जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों में एक तरीके से ये भ्रम भी
फैलाया जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना काम जो है ईमानदारी से नहीं करते, इसलिए प्राइवेटाइजेशन होगा तो इससे काम की सख्ती है उसको बढ़ाया जा सकेगा और कहीं ना कहीं आम जनता के हित में होगा। आम जनता के मन में ये ख्याल भरे गए हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, एक सबसे पहले जो एक मैं बताऊं कि ट्रेन में, अगर आप ट्रेन में देखिए, अगर ट्रेन में कोई निजी आदमी कैटरिंग सर्विसेज करता है, वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है 10 रुपये का रेट, है ना। तो जो सरकारी जो कैटरिंग वाले होते हैं उनको डर होता है कि साहब मैं प्रिस्क्राइब रेट से ज़्यादा लूँगा तो कोई मेरा शिकायत करेगा, मेरा ठेका जा सकता है, गवर्नमेंट मुझे हटा सकती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं ना कहीं डर के साथ काम करता है और अच्छी सर्विसेज देता है जिससे पैसेंजरों को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्राइवेट आदमी क्या सोचता है कि चलो मैं 10 की चाय 20 में भी बेच रहा हूँ, तो अगर मुझे हटा देगा ठेकेदार तो चलो कोई इस ट्रेन पर नहीं दूसरे ट्रेन पर लगा देगा। क्वालिटी भी जो है बहुत डिग्रेड और बहुत डिग्रेड होती है, लेकिन उसको डर ये नहीं होता कि मेरी नौकरी चली जाएगी। उसको लगता है मुझे अगर ठेकेदार उतारेगा तो दूसरे ट्रेन पे भेज देगा। लेकिन सरकारी आदमी बड़ी ईमानदारी से काम करता है। ये कोविड टाइम में पब्लिक भली भांति जान चुकी है कि जो सरकारी जो संस्थानें थी, देखिए एयर इंडिया लेकर आया, जो बच्चे हमारे विदेशों में फंसे हुए थे, खाली सरकारी हॉस्पिटल्स चल रहे थे, है ना। कोई जो बिना सरकारी डॉक्टर थे कोई नहीं आया, जो सरकारी डॉक्टर्स थे सब ड्यूटी पर थे, सबकी छुट्टियां बंद करी हुई थी और कितने तो शहीद भी हुए। लेकिन प्राइवेट वालों ने अपने हॉस्पिटल्स भी बंद कर रखे थे, मनचाहे दामों पे वो टेस्ट भी उस समय चल रहा था। लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं है। तो लोगों के जो दिमाग में गलत मिथ बिठा रखा है कि सरकारी लोग काम नहीं करते, ये कोरोना काल के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि लोगों को समझ में आ गया होगा कि यार सरकारी अच्छा होता है। मैम, क्या मंशा नज़र आती है? सरकार क्यों निजीकरण करना चाहती है? इसके पीछे क्या जो है उनकी मंशा है? अब ये तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो सरकारी संगठन हैं वो संगठनबद्ध होते हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ भी बोलते हैं। अगर कोई चीज़ उनके विरुद्ध हो रही है, देश के विरुद्ध हो रही है, तो लोग एकजुट हो जाते हैं। तो ये मंशा भी रहती है कि अगर सभी संस्थान प्राइवेट हो जाएंगे तो सरकार के विरुद्ध कोई नहीं बोल पाएगा। तो इसको आप किस तरीके से देखें? देखिए, सरकार को ये लगता है कि अगर हम सब चीज़ प्राइवेट कर देंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। टिकट काउंटर पे एक कोई बुकिंग क्लर्क होता है या रिजर्वेशन क्लर्क होता है, वो सरकारी इम्तिहान देकर पास होकर आता है, तो बट नेचुरल है उसकी एक ग्रेड पे फिक्स होती है, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उसको बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है और जो सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब चीज़ के लिए एंटाइटल होता है। और अगर आप किसी प्राइवेट इंसान को रखते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे 15 या 20 हज़ार रुपये देंगे, लेकिन जो सरकारी आदमी है वो 50+ ही आपको पड़ेगा। तो उन्हें लगता है यार इन सरकारियों को हटाओ, ये तो हमें इतने महंगे पड़ रहा है, बल्कि इनको बाद में पेंशन भी देनी है। तो इसीलिए जो प्राइवेट आदमी हैं वो उनको अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए वो हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं कि इससे हमें इनको इतनी सैलरी नहीं बांटनी पड़ेगी, इतनी पेंशन नहीं, सैलरी भी नहीं बांटनी पाएगी और मनमाने रूप से काम भी करवा पाएंगे और कोई अस्थाई जो है नौकरी भी नहीं रहेगी, जब चाहे निकाल उनको हटा सकते हैं। हाँ, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन और हमारी सबसे मुख्य उसके ऊपर है हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमें एनपीएस में डाला गया है और हमें ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी सबसे पहली मांग है। एनपीएस से वो कहते हैं कि हम देश भर के लोगों को एनपीएस से जोड़ा है, इसीलिए हमने एनपीएस सिस्टम शुरू किया है और पुरानी पेंशन खत्म की। इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने कैसे नुकसानदायक? एनपीएस कैसे नुकसानदायक है? अगर हम अपनी जीवन के 25 साल 30 साल हम एक संस्था में दे रहे हैं, मैंने रेल में मुझे नौकरी करते हुए 20 साल हो चुके हैं, 20 साल की मेरी और नौकरी है, 40 साल मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं इससे पेंशन की उम्मीद नहीं कर सकती हूँ, तो मैं किससे उम्मीद करूँ? पेंशन जो होती है वो हमेशा से सिक्योरिटी रही है एक सरकारी नौकर की, और अगर पेंशन इतनी ही अच्छी है न्यू पेंशन, तो विधायकों के लिए क्यों नहीं न्यू पेंशन स्कीम लाई गई है? वो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी के लिए ही क्यों है? और अगर आज की डेट में हम देख रहे हैं जब स्टेट गवर्नमेंट वो जन सेवक हैं, आप लोग सिर्फ कर्मचारी हैं, वो कहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, वो जनक सेवक बने हुए हैं तो वो पेंशन ले सकते हैं, जबकि हम लोग आपने देखा कोविड के टाइम पे जब सारा प्राइवेट सेक्टर घर बैठ के काम कर रहा था, हम लोगों ने अपनी जान भी दी है, हम लोगों ने नीचे उतर के काम भी किया है, बीमारों के साथ भी हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? एक तरफ से पूरे देश में जो है निजीकरण हो रहा है, इसको लेकर भी तमाम जो धरने हो रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लेकिन सरकार जो है वो प्रचार प्रसार में लगी हुई है और मीडिया संस्थान भी दिखा रहे हैं कि हम भारत को विश्व स्तर पर छवि बन रही है। इस पर लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो ये निजीकरण से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा मुझे नहीं पता, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं ये आम जनता से भी पूछना चाहती हूँ कि जब एक सरकारी कर्मचारी है, आप उसकी कंप्लेंट करते हैं, उसकी कंप्लेंट सुनी जाती है, वो आपके पास आपको उसको जवाब देना पड़ता है, दूसरी तरफ आप भ्रष्टाचार कह रहे हैं। जब आप देखते हैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम किया जाता है, हमसे जवाब मांगा जाता है, हम जवाब देते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएं,
वो लोग कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करते हैं, जो बेचारा नीचे काम कर रहा है उसकी सैलरी 12,000 बन रही है, उसको 8,000 दिया जा रहा है, उसको आज आप उसका काम देखो, कल उसको आप निकाल दो, परसों आप किसी और को रख लो। भ्रष्टाचार खत्म होने की जगह बढ़ रहा है निजीकरण। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है इसमें, ना महिलाओं की सुरक्षा है, ना आदमियों की सुरक्षा है, ना नौकरी की कोई सुरक्षा है, किसी का कोई लेना देना ही नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन को बढ़ाए चलते चले जा रहे हैं और संस्था को खत्म करते चले जा रहे हैं। भारत में जो है लेबर लॉ हैं और तमाम तरह के कानून हैं जो मानवीय हितों की बात करता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के जैसे तमाम लोग हैं और उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को इसमें? सरकार को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर इस तरीके से वो काम करते रहेंगे, अगर संस्था ही नहीं बचेगी हमारे पास, तो सरकार कहाँ से बचेगी? सरकार हम बनाते हैं, अगर ऐसे ही काम करेंगे तो ये हमारी चुनी हुई सरकार है, हम आगे से नहीं चुनेंगे इसे। क्योंकि आप एक महिला है और देश भर में महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के इस बार तमाम जनता मेरे से, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं पूरे देश भर में हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, देश भर में तमाम राज्यों में जो है मैं कहूं कि सामूहिक बलात्कार या इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सबसे अच्छी चीज़ यही बोली है, हम महिलाएं जो है हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने आप को महफूज रखते हैं। जैसे निजीकरण की बात हो रही थी, अगर आप हमको एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में दे देंगे तो वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाएगा ही महिलाओं का। हमारी कोई यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं होगी, कोई उनके ऊपर कोई लॉ नहीं लगेगा, तो इससे आप महिलाओं को और इनसिक्योर कर रहे हैं अपने साथ। आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ निजी सुरक्षा पे भी आप महिलाओं के लिए चिंतन? जी हाँ, बहुत ज़्यादा सुरक्षा वाली बात है। ना ही हम आर्थिक सुरक्षित रहेंगे और वैसे भी एक कॉन्ट्रैक्टर किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है महिलाओं को। ये एक्सप्लॉयटेशन महिलाओं के साथ होता है, ये तो जग जाहिर है। तो ये देखिए, कुछ जो महिला कर्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि निजीकरण से ना सिर्फ आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर होगा, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं ताक पे जो है रख दी जाएगी। क्योंकि देश भर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार हुए हैं, तमाम महिलाओं के खिलाफ जो है घटनाएं सामने आ रही हैं, उस प्रकार से निजीकरण जो है कहीं ना कहीं उस विचारधारा को और बल मिलेगा इससे, और महिलाओं की जो स्थिति है वो समाज में और भी कमज़ोर होगी। इसीलिए महिलाएँ भी आज तमाम रेलवे कर्मचारियों के साथ आज यहाँ दिल्ली DRM ऑफिस के सामने धरने पर बैठी हुई हैं। शुक्रिया, मैं हूं सत्येंद्र कुमार, दिल्ली। आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत। रेल प्रशासन क्यों लॉकडाउन? नहीं तो होगा। रेल प्रशासन क्यों लॉकडाउन? नहीं तो होगा।